है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने भारत जाकर उनको उनकी सरजमीन पर ललकारा है। ये बात इनसे हजम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो साहब ने उनसे पूछा है कि क्या वजह है कि कुलभूषण यादव रंगे हाथों पकड़ा गया और उसका भारत में ट्रायल नहीं हो रहा। क्या ये आलमी दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नहीं है? और पाकिस्तान में कश्मीर पर कुलभूषण यादव पर अगर भारतीय जासूस पर तारीख में पहली दफ़ा कानून साजी पार्लियामेंट ने की तो किसने कराई? वो उसके वकील इमरान न्याजी ने कराई। ये तारीख का हिस्सा है और ये ता क़यामत इसके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। इनकी बुज़दिली की आला मिसाल वो भी है जब मोदी से लड़ने के बजाय इन्होंने अपने मुल्क के ऑपोजिशन से लड़ने को फोकियत दी, और ऐसे मौके पर जब ऑपोजिशन इनके साथ खड़ी थी इन्होंने उस वक़्त अपना असल रंग दिखाया और फरियाल तालपुर साहब से लेकर मरियम नवाज तक हर शख्स को इसने अपनी जो है अना की भेंट चढ़ाया। इसने कश्मीर को तश्तरी में मोदी को पेश किया और यहाँ ऑपोजिशन को जेलों में डाला। असल में खुद को कश्मीर का वकील कहने वाला कश्मीर की वकालत के बजाय मोदी की मुआवनत करता रहा। आज कौम को हम ये भी याद कराना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आज भारत से जो आवाज़ें, जितनी आवाज़ें इमरान खान के हक़ में उठ रही हैं और उसकी हमदर्दी में उठ रही हैं, इससे पहले क्या पाकिस्तान के किसी और सियासतदान की हक़ में या हमदर्दी में आपने भारत से ऐसी आवाज़ें उठती देखी हैं? क्या वजह है कि एक पाकिस्तानी सियासतदान को से बीजेपी को इतना इश्क है कि किसी और जमात को भारतीयों ने फंडिंग करना जो है कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन ये वो ऐसी जमात है कि जिसको भारतीय दिलो जान से फंडिंग करते रहे। अब बिलावल भुट्टो साहब ने SCO, जो कि एक मल्टीलैटरल फोरम है और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का इसमें अहम किरदार है, उसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, बहुत अच्छी की और करनी चाहिए थी। ये सिर्फ भारत का एजेंडा है कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई में धकेला जाए, और यहाँ इमरान खान का एजेंडा है कि वो इस मामले में भारत की मुआवनत करे। लिहाजा वो इस बात को इसने तमाशा बनाए हुए है और पाकिस्तान के अवाम के जहनों में ये जो जहर भरता रहता है, ये इस मामले पर भी अपना किरदार अदा कर रहा है। और अपने एजेंडा की तकमील तक ये जो है इसको तकलीफ रहेगी कि क्यों इसके एजेंडा की राह में ये रुकावट आई कि SCO में पाकिस्तान की नुमाइंदगी हुई। हम इनको नालायक समझते थे, लेकिन हम गलत थे। ये बात मैं इतराफ़ करती हूँ कि हम गलत थे, ये नालायक नहीं है, ये सख्त साजिशी, मक्कार, अयार और ख़तरनाक है। और इन्होंने सच कहा था। एक बात अगर इमरान न्याजी साहब ने कभी सच कही तो वो यही थी कि मैं ख़तरनाक हूँ, मगर ये पाकिस्तान के मफाद के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान की SCO में जो अहमियत है उसको सैबोटाज करने की जो भी कोशिश हो रही है, उसमें आज इनका बहुत बड़ा हाथ है। आप याद कीजिए, ये आज से नहीं करे, ये पुरानी इनकी तारीख है। चाइना के सदर 2014 में धरने के मौके पर चाइना के सदर का पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कराने से लेकर CPEC का जो है बट्ठा बिठाने तक इस शख्स ने जो है कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया जब पाक चीन जो है ताल्लुकात पर कारी ज़र्ब इसने ना लगाई हो। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि इसको और इनकी जमात को ये इल्म नहीं कि मुल्की मफाद और कौमी मफाद में क्या फ़र्क होता है। इनके लिए अपने ज़ाती मफाद और कौमी मफाद में क्या फ़र्क होता है। इनके लिए इनका ज़ाती मफाद हो तो ये उसकी भेंट पूरी कौम को चढ़ाने के लिए 1 मिनट भी ना सोचें। आप याद रखिए कि ये सेहरा आप जिन पर दुश्नाम तराजी करे हैं, उनके वालिद साहब के सर है कि पाकिस्तान को CPEC और ईरान पाकिस्तान गवादर पाइपलाइन सदर आसिफ जरदारी ने दी। पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी। पाकिस्तान आज जो आंखों में आंखें डाल कर भारत से बात करता है, उसके पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कि एटम बॉम्ब बोलता है। ये इमरान न्याजी साहब बताएं कि इनके बड़ों ने
क्या कारनामे, या इन्होंने खुद ऐसे क्या कारनामे सरअंजाम दिए कि ये दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ मोदी की कसीदा गोई की, और अब नया जो इन्होंने एक ख़तरनाक धंधा शुरू किया है कि वो अपने ही मुल्क के इंटेलिजेंस अफसरों को, आला इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को आलमी कटहरे में खड़ा करें। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि अपने ही मुल्क के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं उन पर रोग होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसके पीछे अब आप समझ जाइए कि क्यों भारतीयों को इतनी हमदर्दी है। इसके पीछे एक भारतीय एजेंडा है, और इसीलिए कसीर तादाद में भारतीय फंडिंग कुछ तो हमारे सामने आई है, और कुछ जो हमारे सामने शायद नहीं आई है वो इनको होती रही है। अब ये बात अयां हो गई है कि इनके नज़दीक मुल्क, अफवाज पाकिस्तान, मुल्क के इदारे, उनका कोई हैसियत नहीं। जब तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, वो चाहे इस मुल्क को खुदा न खास्ता आग भी लगानी पड़े वो लगा देगा। इस मुल्क में पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की पीठ में, पुश्त में उसी दिन खंजर घोंप दिया गया था जब इसने मोदी को कश्मीर का निजात दहिंदा करार दिया था। ये बात भी पाकिस्तानी याद रखें। जितना दुख बीजेपी और आरएसएस को बिलावल साहब के कश्मीर के मुकदमा लड़ने पर है, उससे ज़्यादा यहाँ इमरान नियाज़ी और उनकी जमात को है। सीना ठोक के दुश्मन के घर में घुसकर उसको हकीकत सुना कर आना, और सर पर उल्टा डस्टबिन पहनकर पाकिस्तान की अदालतों में घूमते फिरने में बड़ा फ़र्क है। बिलावल भुट्टो साहब ने सरजमीन भारत पर मोदी को चोट लगाई, और तकलीफ़ यहाँ इमरान नियाज़ी और उनकी जमात को हुई। क्या वजह है कि पहले अदलिया और अब फ़ौज को ब्लैकमेल करने का एक मज़मूम नतीजा जो है वो एक मज़मूम जो है साजिश वो सामने आ गई है। और क्या वजह है कि इमरान नियाज़ी हर उस साजिश का हिस्सा है। लिहाजा इनके ताने बाने कहाँ तक जाते हैं इसका सबको इल्म है। और जिस तरीके से इनकी कश्मीर फरोशी सामने आई है, और जो इनको इल्म था कि कश्मीर की स्पेशल स्टेटस रिवोक होने वाला है, और फिर भी इस शख्स ने कुछ ना किया और ये बैठा रहा और इंतज़ार करता रहा कि मोदी ये काम करे। इसी तरह आज जो ये साजिश है कि फ़ौज के आला अफसरान को जो है आलमी दुनिया के सामने जो है ये उनकी बदनामी हो, ये भी उसी का हिस्सा है। हम कौम को इन तमाम बातों से रोशनास कराना चाहते हैं, और इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा दलेराना मौक़िफ़ पेश किया, और यहाँ जो मोदी के हिमायती हैं उनका चेहरा भी खुलकर सामने आ गया। बहुत शुक्रिया। जी सर, ये बताया कि अभी जो आपने बात की, एक तरफ शाह महमूद कह रहा है कि बहुत अच्छा वहाँ पे बिलावल ने इकदाम किया, असद उमर कह रहा है कि वो जलील करवा के आए। एक ही जमात के दो अहम लीडर हैं, उनके बयानात में तो है, और फिर जो आप बात कर रही हैं कि वो जो बात कर रहे हैं कि बिलावल ने ये किया वो किया, ये आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान की जंग हमसाई तो पहले ही हो रही थी, मजीद नहीं होगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये नालायकी में नहीं हो रहा है, ये बड़ी सोची समझी साजिश है, और ये उसी साजिश का हिस्सा है। शाह महमूद कुछ कहे और इमरान नियाज़ी कुछ कहे, क्योंकि शाह महमूद को कुछ हक़ाइक़ का इल्म है, वो खुद इस जगह पे बैठे रहे, और शायद वो इस मौके पर इसकी साजिश का हिस्सा नहीं बन रहा या क्या मामला है। लेकिन बहुत पूरी दुनिया इस बात को सराह रही है, पूरा पाकिस्तान इस बात को सराह रहा है कि बिलावल साहब ने कश्मीर की बहुत दलेराना जो है मौक़िफ़ वहाँ पेश किया है। ये तो यहाँ बैठ के मोदी की कॉल के लिए जो है सारा दिन अपना फ़ोन तकता रहता था। तो आपको याद होगा कि इसने मोदी को कश्मीर का निजात दहिंदा कहा था। लिहाजा मैं समझती हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब को तो बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए, अगर वो पुराने बयानात अपने और करतूत देख लें। मैडम ये फरमा दीजिएगा कि इमरान खान की जो मुल्क दुश्मनी है सब पर अया है, तो फिर हुकूमत इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या अभी भी गालिब है कहीं ना कहीं? देखिए, जो इसको रिलीफ देने वाले उसको तकलीफ देने वालों से ज़्यादा है। लिहाजा जहाँ कोई ऐसी मामला हो तो रिलीफ पहले ही तैयार होता है, ये आपको मेरे से ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे अब इमरान की सारी चीजें खुल के आ रही हैं, क्या मुस्तकबिल में अगर ऐसा कोई मौका बनता है कि पीपल्स पार्टी को इस शख्स के साथ बैठना पड़े, पीपल्स पार्टी बैठेगी? अल्लाह ना करे जी ऐसा मौका आए, ना इस मुल्क के लिए
क्योंकि अगर ये बैठा तो फिर आप और हम जो है हमारा यहाँ बैठना मुश्किल होगा। मैम अभी आपने इदारों की बात की तो फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाद एक मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्शन के मामलात हैं इनमें इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ बैठना चाहिए क्योंकि सारे मसले वहीं से आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व किया जा रहा है? देखिए वो बूट चाटने से लेकर फिर गालम गलोच से लेकर फिर वापस सजदा रेज होने के लिए तैयार हैं, जो उनका काम है यू टर्न लेना। लिहाजा मैं समझती हूँ इनकी बातों की कोई हैसियत नहीं है। और आपने देख लिया कि कितनी आवाम इनके साथ सड़कों पे निकलती है। आप ये अंदाज़ा कीजिए कि एक मकबूल लीडर के साथ जो इनके जलसों जलूसों में हो रहा है, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी हमने नहीं देखा, जिस कदर एक गंदा माहौल पैदा किया गया है वो, और अपनी गंदी सियासत की भेंट ये अपने बच्चे इनके बाहर हैं, अपना ख़ानदान इनका सात पर्दों में है, लेकिन जो इनकी सियासत की भेंट चल रहे हैं वो पाकिस्तान के बच्चे हैं। लिहाजा इसी में आप देखिए कि इनकी क्या दोगला किरदार है। मैडम अभी आपने कहा है कि जैसे इमरान खान या उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें कर रही है, इदारे के खिलाफ कर रही है, शख्सियात के खिलाफ कर रही है। यही काम पिछले एतवार में बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं और आसिफ जरदारी भी कर चुके हैं, जिसमें मशहूर बातें हैं ईंट से ईंट बचा देंगे, खुदे लाइन लगा दिया है, बेफैज हो गए हैं। तो अब आप में और उनकी जमात में क्या फ़र्क है? हमने कभी किसी पे कत्ल होने का इल्ज़ाम लगाया? क्या किसी ISI या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर को इस तरीके से जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि वो कातिल हैं? ये सारा काम इमरान खान ने पहली दफ़ा इस मुल्क में, हम लोगों के लीडरान अपनी जान से गए, मगर फिर भी आपने देखा कि हमने ना कभी अदलिया के ख़िलाफ़ बात की, ना हमने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरीके से हर्जा सराई की। इसके पीछे एक इंटरनेशनल साजिश है। इसके पीछे वो लोग हैं जो इसकी कसीदा गोई करते रहते हैं बाहर से बैठ के सारा दिन, कभी भारत से कभी मगरिब से, और ये आप देख लेंगे आइंदा चंद दिनों में इसके भी जो है परतें खुल जाएंगी। जी मौसम भाई, सियासत को आपने पहले भी रिलीफों को बहुत काबू किया पीपल्स पार्टी ने। अवाम के लिए क्या बजट आ रहा है, कोई रिलीफ होगा? क्योंकि आपने इलेक्शन में जाना है और इलेक्शन से पहले फौरी तौर पे तो आप हल नहीं करेंगे, पहले से रिलीफ देंगे तो ऐसा ऐसा मामला जी इंशाल्लाह। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई इस मुल्क का इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बारहा ये कह चुके हैं कि इस महंगाई में कोई कमी की जाए। ये हमारा एक मुतालबा है शहबाज शरीफ साहब से और नून की हुकूमत से, और आइंदा आने वाले बजट में इस पर ख़ास फोकस होगा कि कुछ हो ना हो, 50% सैलरी इंक्रीज़ हो, और ये जो हमारी तवानाई और इनके मामलात हैं इसमें आवाम को किस तरीके से रिलीफ दी जाए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इससे भागा नहीं जा सकता। जी सोहेल खान, आ गया। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन का खेल एक चल रहा है, इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, इसमें आप मुझे ये बताएं कि पंजाब में अब पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल होगी और जो अभी हालिया एक इजलास हुआ लाहौर में उसकी क्या सूरत हाल? कौन सा पंजाब के इलेक्शन के हवाले से? देखिए, पंजाब के इलेक्शन के हवाले से मैक्सिमम नंबर पर जो है हमने अपनी टिकटें बांट दी हैं, हमने टिकट जारी कर दी हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं जहाँ पे हमारे एप्लीकेंट्स थे हमने वहाँ पे टिकट जारी कर दिए, और पार्टी ने बजाय नून लीग ने अभी टिकट जारी नहीं किए, भरपूर तरीके से पार्टी ने मैदान भरपूर में तरीके से कंटेस्ट कर रही है। जी मैम ये बताएं कि ये इलेक्शन आ रहे हैं, क्या पार्टी का जो मंशूर है उसको रिवाइज करेंगे? देखिए ज़रूर होना चाहिए। ये है कि पार्टी मंशूर में रूरल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों की बात की, एग्रीकल्चर की बात की। आज इस वक्त फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, छोटे जो काश्तकार किसान हैं वो बुरे हाल में है। तो आइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाया अमल होगा? देखिए, बदलते हुए हालात में हर चीज़ में बदलाव आ गया। इस मुल्क में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर है। आप देखिए, मई का महीना और ज़ालाबारी से फसलें तबाह हो रही हैं। लिहाजा एग्रीकल्चरल पॉलिसी को आइंदा आने वाले सालों में एक नई सिमत देना बहुत ज़रूरी है। और ये अब जो मैनिफेस्टो बनेगा इसमें एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और पावर्टी पर हमें नई सोच जो है वो लानी पड़ेगी, और ज़रूर आएगी। इसमें एक थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूँ। एग्रीकल्चर जिसके लिए आपने बात की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में गन्ने की और गंदम की
फसलों की कीमतें बहुत अच्छी रखी ताकि किसानों को अपना इंसाफ मिल सके। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो मंशूर पेश करेगी उसमें तरजीह किसान भी हैं और काश्तकार भी हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी पीपल्स पार्टी के मुखालफिन तनकीद करते हैं तो ये करते हैं जागीरदार वडेरे, वो कभी भी सनतकारों की बात नहीं करते, वो कभी भी सरमायादारों की बात नहीं करते, क्योंकि वो उनके बलबूतों पर सियासत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत किसानों और मजदूरों की पार्टी है। वो उनकी कोशिश है कि किसानों को और मजदूरों को और मेहनत कशों को और तनख्वाहदार तबका को रिलीफ मिले, उनके साथ इंसाफ हो। थैंक यू।